नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार डी में। हम लोग दर्पण सीरीज कर रहे हैं। इसमें आज वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा का PYQ द्वितीय सेमेस्टर 2023 का प्रथम प्रश्न देख लेते हैं। 2023 में जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया है तो आपको PDF मिल जाएगी और आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको रेगुलर क्लास मिलती रहे। और PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन पर बहुविकल्पीय प्रश्न सबसे पहले पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, एमिल पुस्तक के लेखक हैं कांट हैं, रूसो हैं या अरस्तु है। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं रूसो साहब। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। ये विकल्प सी हो जाएगा करेक्ट। ये प्रकृतवादी थे जो रूसो थे, ये प्रकृतवादी थे। प्रकृतवादी ये शिक्षा शास्त्री थे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन। आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है, प्लेटो, रविन्द्रनाथ टैगोर, गांधी जी या मारिया मांटेसरी। तो इसमें से कौन है जो आदर्शवादी नहीं है? तो ये है मारिया मांटेसरी। हम लोग चले जाएंगे मारिया मांटेसरी के साथ। ये हो जाएंगे मारिया मांटेसरी। ये थी यथार्थवादी, ये यथार्थवादी शिक्षा शास्त्री थी, ठीक है। और प्लेटो, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी ये आदर्शवादी थे। मारिया मांटेसरी ये बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन करती थी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा विकास है एवं विकास करना तथा अभिवृद्धि करना ही जीवन है, यह कथन किसका है? जॉन डीवी का, प्लेटो का, कांट का या अरस्तु का? तो ये कथन है जॉन डीवी साहब का। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका करेक्ट, जॉन डीवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रयोज्य संस्कार होता था गुरुकुल शिक्षा में, बौद्धकालीन शिक्षा में, मुगलकालीन शिक्षा में या वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति में? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? जो प्रयोज्य संस्कार है ये बौद्धकालीन शिक्षा से इसका संबंध है। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ, ये बौद्धकालीन शिक्षा हो जाए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं पढ़ाया जाता था इतिहास, भूगर्भ शास्त्र, नीति शास्त्र या अर्थशास्त्र? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो हम चले जाएंगे ये भूगर्भ शास्त्र, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन, वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन शिक्षा आयोजित हुआ 1937, 1986, 1938, 1940। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 1937। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम ए ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, 1937 हो जाएगा। ये जो आयोजित हुआ था अखिल भारतीय सम्मेलन, ये गांधी जी की अध्यक्षता में 1937 में
गांधी जी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में उच्च शिक्षा के केंद्र थे मकतब, मदरसे, दरगाहें, खानकाहें। तो ये थे आपके मदरसे। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। इन मदरसों में अरबी पढ़ाई जाती थी, अरबी पढ़ाई जाती थी। ठीक है, और आपका फारसी, गणित और इस्लामी कानून आदि विषयों का ज्ञान दिया जाता था। अगला क्वेश्चन, बाल देवो भव ये शैक्षिक विचारधारा किसकी थी? फ्रोबेर रूसो, गिजुभाई या जॉन डीबी? तो हम चले जाएंगे गिजुभाई के साथ, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, परोपकार, सत्यनिष्ठ, क्षमताशीलता उदाहरण है, सामाजिक मूल्य, व्यक्तिगत मूल्य, मानव मूल्य है, इनमें से कोई नहीं। तो ये हैं मानव मूल्य के, हम चले जाएंगे मानव मूल्य के साथ। अगला क्वेश्चन, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त शिक्षा शब्द का आशय विद्या, ज्ञान, बोध और विनय, उपरोक्त सभी। तो ये हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, हम चले जाएंगे डी ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता विलियम जेम्स रूसो, गांधी जी या रविन्द्रनाथ टैगोर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका विलियम जेम्स। हम चले जाएंगे विलियम जेम्स के साथ, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने क्या कहा कि अनुभव और व्यवहार को प्राथमिकता दी। इन्होंने किसको प्राथमिकता दी? अनुभव और व्यवहार को। अगला क्वेश्चन, सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है, यह कथन किसका? गांधी जी का, टैगोर जी, गिजुभाई का, जवाहरलाल नेहरू का? तो ये कथन है टैगोर साहब का, हम चले जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गिजुभाई बघेला ने बालकों की संज्ञा दी थी। बाल देवो भव, बालक ही भावी नागरिक है, बालकों की शिक्षा उत्कृष्ट है, बालक बालिकाएं से श्रेष्ठ है। तो ये स्टेटमेंट है बाल देवो भव, हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। अगला क्वेश्चन, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया व पढ़ने लिखने की शिक्षा, इन तीनों भागों में शिक्षण पद्धतियाँ विभाजित की, मॉन्टेस्क्यू, फ्रोबेल, डाल्टन या रूसो? तो ये हो जाएगा आपका मॉन्टेसरी, हम चले जाएंगे मारिया मॉन्टेसरी के साथ, ये हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम पारित हुआ 2007, 8, 9 या 10? तो ये पारित हुआ था 2009 में, हम चले जाएंगे 2009 के साथ। अब आते अति लघु प्रश्न 1 नंबर के, एक एक करके देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? जनसंख्या नीति का उद्देश्य था, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ये है, भी देख लेते हैं इसको भी। जनसंख्या नीति का उद्देश्य था ए, पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से संतान वृद्धि को रोकना, पौधों को जनाधिक्य के बारे में जागृत करना, एड्स नियंत्रण, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकना।
तो राष्ट्रीय शिक्षा जनसंख्या शिक्षा नीति का क्या उद्देश्य यह था? जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकना। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ज्ञान अर्जित का, मूल्य अर्जित का, निर्माण प्राप्ति या बालिकाओं को शैक्षिक करना। तो इसका जो मूल्य है ये है निर्माण की प्राप्ति करना। जो वुड डिस्पैच है प्रकाशित हुआ 1954, 1986, 1854, 1886, 1855, 1864। तो ये था आपका 1854। हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप का, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ कब हुआ? 1980, 82, 86, 88। तो ये 86 में लागू हुआ। हम चले जाएंगे 86 के साथ। अब आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों में। पहला प्रश्न क्या है? वैदिक कालीन शिक्षा के अनुसार उपनयन का शाब्दिक अर्थ है। तो उपनयन का शाब्दिक अर्थ है निकट लाना। इसका शाब्दिक अर्थ है निकट लाना। यह एक संस्कार था जो एक व्यक्ति को शिक्षा की प्रक्रिया में प्रवेश दिलाने के लिए किया जाता था, खासकर ब्राह्मण और क्षत्रियों के लिए। अगला क्वेश्चन, जल संचय की उपयोगिता बताइए। जल संचय से पानी की बचत होती है, सूखे की समस्या में मदद मिलती है, किसानों को जल उपलब्धता में सुविधा होती है, यह पर्यावरण को संतुलित रखने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन, शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए कौन कौन से बिंदु आवश्यक हैं? शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए आवश्यक बिंदु पहला हो जाएगा बच्चों को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर। अगला हो जाएगा बच्चों के बीच सामाजिक और आर्थिक भेदभाव का उन्मूलन। अगला हो जाएगा शिक्षा के लिए भौतिक और मानसिक संसाधनों का समान उपलब्धता। अगला क्वेश्चन, बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण क्या है? पहला हो जाएगा गरीब और परिवार की आर्थिक स्थिति। दूसरा शिक्षा का अभाव। तीसरा हो जाएगा सामाजिक और पारिवारिक दबाव। अगला हो जाएगा बच्चों के अधिकारों और शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी। फ्रोबेल की शिक्षा पद्धति को स्पष्ट कीजिए। फ्रोबेल ने बच्चों के खेल को शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना है। उनकी पद्धति में बच्चों स्वाभाविक विकास, अनुभव आधारित शिक्षा और गतिविधियों के माध्यम से सीखने पर जोर दिया। यह पद्धति विद्यालयों में खेलने और सीखने की प्रक्रिया को प्रमुख बनाती है। अगला क्वेश्चन, प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था क्या थी? प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था एकेडमी था, जो यह शिक्षा का एक पद्धति केंद्र था जहां प्लेटो और उनके शिष्य शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेते थे। प्रयोजनवाद के किन्हीं दो गुणों और दोषों का उल्लेख कीजिए। गुण देख लेते हैं। पहला, ये शिक्षा जो जीवन की समस्याओं से जोड़कर सीखने की प्रक्रिया बनाता है। यह बच्चों के विकास और उनके अनुभव और रुचियों को महत्व देता है। दोष देख लेते हैं इसके। यह केवल व्यवहारिक उद्देश्यों को प्राथमिक देता है और सांस्कृतिक और मानसिक उद्देश्यों को अनदेखी करता है। अगला, कभी कभी इसका ध्यान केवल तात्कालिक परिणामों पर होता है और दीर्घकालिक शिक्षा को प्रभावित कर सकता है। पर्यावरण संरक्षण और विद्यालय की दो भूमिका। विद्यालय बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के महत्व तरीकों के बारे में शिक्षा देता है। विद्यालय पर्यावरण जागरूकता फैलाने के विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित करते हैं। वृक्षारोपण, कचरा प्रबंधन, ये सारे विद्यालय द्वारा आयोजित होते हैं। अगला, बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया? बुनियादी शिक्षा ये आपके महात्मा गांधी जी ने किया था। उन्होंने शिक्षा को जीवन की वास्तविक आवश्यकताओं से जोड़ा और इसे हर किसी के सुलभ बनाने के लिए दिशा में कदम उठाए। स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो के क्या मत है? प्लेटो ने स्त्री शिक्षा
को पुरुषों के समान महत्वपूर्ण माना। उन्होंने कहा कि स्त्रियों को भी पुरुषों की तरह शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए ताकि वो समाज में समान रूप से योगदान दे सके। भूमंडलीकरण को परिभाषित करें। भूमंडलीकरण का अर्थ है देशों, संस्कृतियों और आर्थिक व्यवस्थाओं को आपस में जोड़ना और एक वैश्विक नेटवर्क के रूप में विकास। इसमें व्यापार, संस्कृति, प्रौद्योगिकी और संचार क्षेत्र में शामिल है। लैंगिक समानता से आप क्या समझते हैं? लैंगिक समानता का अर्थ है पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार, अवसर और सम्मान देना। इसमें शिक्षा, कार्य, स्वास्थ्य, समाज, अन्य क्षेत्रों को समान अवसर प्रदान करना शामिल है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार जन शिक्षा क्या है? स्वामी विवेकानंद के अनुसार जन शिक्षा का उद्देश्य आम आदमी को आत्मनिर्भर बनाना, समाज में समानता, भाईचारा, समृद्धि को बढ़ावा देना। उन्होंने शिक्षा को व्यक्ति सर्वांगीण विकास का उपकरण माना है। आइए लघु उत्तरीय क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा की अवधारणा स्पष्ट करते हुए इसके महत्व बताइए। शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है, जीवन के हर पहलू से जुड़ी होती है। ये व्यक्तित्व के विकास, सामाजिक साक्षरता और आर्थिक उन्नति के लिए आवश्यक है। शिक्षा व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है और समाज में समानता और विकास को बढ़ावा देती है। अगला क्वेश्चन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा क्या है? यह बालकों के विकास में किस प्रकार सहायता करती है? तो यह एक अधिकार आधारित कानून है जो कि सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक बालक जिसकी उम्र 6 से 14 वर्ष उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिले। यह बालकों को मानसिक शारीरिक विकास के लिए सहायता, क्योंकि इससे उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती है और उन्हें भविष्य को उज्जवल बनाती है। अगला क्वेश्चन, फ्रॉबल के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य हैं। फ्रॉबल के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बच्चों के भीतर प्राकृतिक रुचियों और क्षमताओं को प्रोत्साहित करना, बच्चों को सक्रिय रूप से शिक्षा में भाग लेने और उनके अनुभव सीखने का मौका देना। बुनियादी शिक्षा पर प्रकाश डालिए। अगला क्वेश्चन, बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को जीवन के कौशल, नैतिक मूल्य और सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में सिखाना। महात्मा गांधी ने इसे शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण रूप माना है और यह बच्चों को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाता है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षकों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। शिक्षक समाज के मार्गदर्शक होते हैं, बच्चों को सही मूल्य, सामाजिक जिम्मेदारी और समानता के महत्व के बारे में सिखाते हैं, जिससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। औपचारिक शिक्षा यह एक संरचित और व्यवस्थित प्रक्रिया है जो स्कूल और विश्वविद्यालयों के माध्यम से होती है। अनौपचारिक यह जीवन के अनुभव, ज्ञान और मित्र समाज से मिलते हैं जो किसी पाठ्यक्रम का पालन नहीं करते। औपचारिक शिक्षा होती है ये विद्यालय से प्राप्त होती है, आपकी लाइब्रेरी से प्राप्त होती है। इसका निश्चित समय होता है, निश्चित टाइम होता है, निश्चित स्थान होता है। और जो अनौपचारिक शिक्षा इसका फिक्स टाइम नहीं होता, ये स्वतंत्र होती है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदूषण रोकने का उपाय। पहला, वृक्षारोपण करना, हरियाली को बढ़ावा देना, अधिक से अधिक वृक्ष लगाना, कचरा प्रबंधन करना, उनका पुनर्चक्र करना, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की निगरानी रखना, शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता फैलाना। समाज से आप क्या समझते हैं? शिक्षा एवं समाज के मध्य पारस्परिक संबंधों को बताइए। समाज वो समुदाय है जिसमें लोग रहते हैं और आपस में जुड़े होते हैं। शिक्षा समाज को प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक, विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति की दिशा दिखाती है, जबकि समाज शिक्षा सामाजिक आवश्यकताओं को अनुसार ढालता है। अगला, मानवीय मूल्यों को संपूर्ण सृष्टि के लिए आवश्यक विवेचन कीजिए। मानवीय मूल्य जैसे सहानुभूति, दया, ईमानदारी, सम्मान समाज में शांति और विकास लाने के लिए आवश्यक है। वह मूल्य दुनिया भर में अच्छे संबंध स्थापित करने, सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के 4 विशेषताएं बताइए। पहला, शिक्षा का उद्देश्य जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना है। अगला, बालकों को समान अवसर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। अगला, हर स्तर पर शिक्षा की विस्तार और विविधता को बढ़ावा देना है। अगला, शैक्षिक सामग्री को समाज के विभिन्न वर्गों से समन्वय करना है। तो ये आपके 4 विशेषताएं हो गई।
तो ये रही आपकी क्लास जिसमें हमने 2023 के प्रश्न पत्र, पिछला प्रश्न पत्र हमने सॉल्व कर लिया है। तो आप लोग क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें जिससे आपको क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसका जो PDF है ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।